नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। 6 चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ओशन वेव्स और विंड का इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स देखे थे। इसमें देखते हैं कि ओशनिक वेव्स और करंट्स कैसी कैसी लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। तो जो ओशनिक वेव्स हैं ये जनरेट होती हैं ओशन में कहीं दूर जनरेट होती हैं और इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ये ओशन हो गया और ये कोस्ट हो गया। ये ओशन है तो इसमें मान लेते हैं कि किसी तरीके से वोल्केनो इरप्ट हो गया तो यहाँ शॉक जनरेट करेगा। तो जब ये शॉक जनरेट करेगा तो यहाँ पे वेव्स आएंगी, ये वेव्स आएंगी। या मान लेते हैं कि अंडर ओशन अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, तो इसकी वजह से सुनामी आएगी। अर्थक्वेक जब अंडर ओशन आता है तो इसकी वजह से सुनामी आती है, तो भी ये वेव्स ऐसे प्रोपेगेट करेंगी और कोस्ट को जाके हिट करेंगी। तो जब ये वेव्स जनरेट होती हैं तो कोस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं और ये कोस्ट को जाके हिट करती हैं और ये ब्रेक हो जाती हैं। और जब ये ब्रेक होती हैं तो कोस्ट पे एक ह्यूज फोर्स लगाती हैं, एक इम्पैक्ट डालती हैं, ये फोर्स लगाती हैं इस पे। तो इसकी वजह से कोस्ट या तो इरोड होगा, मतलब कोस्ट का मटेरियल या तो कटेगा या कुछ डिपॉजिट होगा, सेडिमेंट यहाँ पे कोस्ट पे जाके कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। तो या तो इरोजन होगा या डिपोजिशन होगा, कुछ होगा यहाँ पे। और ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स ये वेब एक्शन के अलावा और दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जैसे वहाँ के लैंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और सी फ्लोर कैसा है, मतलब गहरा है या शैलो है। मतलब अगर ज़्यादा गहरा है तो डिपोजिशन कम होगा और कम गहरा है तो डिपोजिशन थोड़ा ज़्यादा होगा, इजी होगा। और कोस्ट कैसा है, इमर्जिंग है सी बॉर्ड या सबमर्जिंग है लैंड बॉर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये कोस्ट है और ये ओशन है। अब ये किसी तरीके से इमर्ज हो गया, ये ऊपर चला गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी से ऊपर उठ गया, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये और ऊपर आ जाएगा और ओशन थोड़ा पीछे चला जाएगा, पानी थोड़ा पीछे चला जाएगा, तो ये उठ गया हिस्सा। तो यही कह रहा है कि इमर्जिंग है या सबमर्जिंग है। अब मान लेते हैं यही कोस्ट कुछ ऐसा है, कोस्ट कुछ ऐसा है और ओशन वाटर कुछ यहाँ तक है, यहीं तक है। किसी तरीके से ओशन राइज हो गया, मतलब ओशन का पानी बढ़ गया, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ओशन यहाँ तक, तो ये पूरा सबमर्ज्ड हो गया, ये वाला हिस्सा। मतलब हाइट इतनी कम हो गई ये लैंड की, तो ये है सबमर्जेंस। ये होते रहता है, ओवर द ईयर्स हुआ है। ओशन में पानी बढ़ा है या लैंड कहीं सबसाइड किया है, कहीं इमर्ज हुआ है, तो ये हुआ है। मान लेते हैं कि कोई कोस्ट हाई रॉकी कोस्ट है। हाई रॉकी कोस्ट मतलब ये कोई कोस्ट है, ये हाई है, हाई, और ये वेव्स हैं, वेव्स ओशनिक वेव्स ऐसे आके हिट कर रही हैं इसको। तो एक तो होता है फिजोर्ड्स। फिजोर्ड्स देख लेते हैं क्या होती है। हमने पढ़ा था ग्लेशियर फीचर्स में कि ग्लेशियर कुछ मटेरियल काट के लेके आता है नीचे ऐसे। अब ये कोई कोस्ट है, अब ये कोस्ट के पास में ही मान लेते हैं समंदर है और ये कोस्ट है, और ये ग्लेशियर यहाँ से मटेरियल कुछ काट के लेके आया, तो कुछ इस तरीके की वैली बन जाएगी। ये वैली बन गई, ये यू शेप वैली वैली होती है, यहाँ पे बन गई। अब क्या होगा कि ये ओशन का पानी यहाँ तक चला आएगा, यहाँ तक, इधर नहीं है, ये भी तो कोस्ट है, लेकिन ग्लेशियर की इरोजन सिर्फ यहीं पे हुई है, तो एक वैली टाइप की बन गई है। अब ये जो ओशनिक वाटर है इसमें अंदर तक चला गया है,
तो इसको कहते हैं फिजोर्ड्स। जब पानी अंदर तक चला जाता है ग्लेशियल वैली में समंदर का, तो इसे कहते हैं फिजोर्ड्स। या रिवर भी ऐसे आ रही हो तब भी अगर पानी इधर चला आया तो भी फिजोर्ड्स ही है वो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शोर लाइन में एक इंडेंट हो जाती है, इंडेंटेशन मतलब एक अंदर तक पानी चला जाता है। तो एक तो ये हो गया हाई रॉकी कोस्ट में, ये एक ऐसा फीचर हो जाएगा। अगर नहीं है तब भी अगर मान लेते हैं कि ये शार्प वॉल है, रॉकी कोस्ट है और ये आ रहा है, इधर से वेव आ रही है, तो ये लगातार हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे। तो शुरू में क्या होता है, क्योंकि ये कोस्ट बहुत तीखी ढलान है, ये शार्प है, तो यहाँ पे सिर्फ इरोजन होता है। अभी अभी इरोजन होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, तो सिर्फ इरोजन होगा यहाँ पे। अब ये जो हाई रॉक है ये क्या होगा कि हिट होते होते कुछ कट के इतना सा रह जाएगा। अब क्या है कि ओशन का पानी यहाँ तक आ चुका है, वेव्स लगातार वेव्स उसको हिट कर ही रही हैं। तो ये जो हिस्सा बच जाता है ना, ये जो हिस्सा बच जाता है ये वाला, इसको कहते हैं क्लिफ। क्लिफ आगे हम इसको डायग्राम से देखेंगे क्लिफ क्या होती है। और ये इरोजन अभी चल ही रहा है, और मान लेते हैं कि और ये इरोजन हुआ और लैंड फॉर्म कुछ ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा यहाँ देख लेते हैं, कुछ ऐसा हो गया, तो वाटर यहाँ तक आ गया और ये अभी कट ही रहा है। ये हो गया क्लिफ, क्लिफ। और इसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। इसे कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है कट कट के जो खत्म हो गया, अभी जो थोड़ा सा बच गया है, इसको कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। अब ये वेव कट जो प्लेटफॉर्म है ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, अब भी तो वेव्स इस पे काम कर ही रही हैं, अभी काम कर ही रही हैं। तो ये अब भी इरोजन होगा यहाँ पे, और सेडिमेंट्स आएंगे और मटेरियल आएगा, वेव लेके आएंगी और इस पे लाके बिछा देंगी। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सेडिमेंट आके डिपॉजिट होगा। ये जब ये डिपॉजिट होता जाएगा लगातार बहुत लंबे समय तक होगा, तो ये बीच में कन्वर्ट हो जाएंगी। बीचेस, बीच होती है ना जहाँ पे लोग वेकेशन में जाते हैं मस्ती करने, ये वही बीच है। तो इस तरीके से बीच बन जाएगी यहाँ पे, ये सेडिमेंट यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। कौन लाएगा? वेव्स लाएंगी। कहाँ से लाएंगी? ये जो यहाँ पे रॉक कुछ बिखरे होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, वो आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इरोजन अभी कंटिन्यू है, इरोजन अभी चल ही रहा है, तो ये सेडिमेंट और आता जाएगा और आता जाएगा, वेव कट प्लेटफॉर्म भी कटेगा तो सेडिमेंट और आएगा, इससे बनता है बार्स। अब ये बार्स क्या होते हैं? बार्स सबमर्ज्ड फीचर होता है ओशन में। ये ओशन है, मान लेते हैं ये ओशन है, ये कोस्ट है। बार्स कुछ ऐसा दिखेगा इधर, ये डिपोजिशनल फीचर होता है। वेव्स लेके आएंगी मटेरियल और यहाँ इकट्ठा कर देंगी, जमा कर देंगी, तो ये अंडर वाटर ही अभी रहता है, तो इसको बार्स कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये बार्स पानी के ऊपर तक आ गया, डिपॉजिट होते होते मटेरियल कुछ ऐसे आ गया, ऊपर तक हो गया डिपॉजिट, ये वेव्स लाती रही मटेरियल और यहाँ पे डालती रही, तो ये और डिपॉजिट होकर ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला जाएगा तब इसे कहेंगे बैरियर बार्स। बैरियर बार्स इसको बोलेंगे, पानी के ऊपर आ गया तो बैरियर बार्स होगा ये। अब मान लेते हैं कि अगर ये बार, ये जो बार है, ये किसी कोस्ट के, ये है कोस्ट, ये कोस्ट हो गया अपना, और मान लेते हैं कि कोई बार कोस्ट से एक किनारे से कनेक्ट हो गया। ये हम डायग्राम में देखेंगे कैसे बनता है। कोस्ट से एक तरीके से एक साइड से ये एक एंड से कनेक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं स्पिट। स्पिट, ये सिर्फ एक ओर से कनेक्ट हुआ है, एक ओर ऐसे खुला है, इसका एक छोर, दूसरा वाला छोर ऐसे ही खुला है, इसको बोलते हैं स्पिट। अब मान लेते हैं कि ये बैरियर बार्स जो ये है ऊपर तक चला गया है डिपॉजिट होके ओशन के ऊपर तक, ये और स्पिट जो एक तरफ से कनेक्टेड है, ये दोनों किसी बे के माउथ पे बन गए। बे कैसा होता है? बे ऐसा होता है, बे खाड़ी जिसको बोलते हैं ना। ये लैंड से तीन तरीके से एक यू शेप
का होता है, 3 तरीके से घिरा होता है, और ये वाटर है, ये पूरा ये वाटर है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये 3 ओर से घिरा है और एक एंड इसका खुला है, यू शेप की होती है ये ज़्यादातर। तो क्या है, ये बे है। अब मान लेते हैं कि ये जो स्पिट और ये बैरियर बार इसके माउथ पे बन गया, ये हो गया स्पिट और ये हो गया बैरियर बार्स, ये बन गए। तो अब क्या बनेगा, ये तो पानी ब्लॉक हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई, यहीं पे रह गई। इसको बोलते हैं लगून्स, ये लगून्स है। लगून एक लेक होती है, ये कुछ इस तरीके का, ये कोस्ट है, तो कोस्ट कुछ ऐसे आया, ये कोई ये कोस्ट हो गया, और ये यहाँ पे बार्स और स्पिट कवर कर लेती हैं। तो ये जो पानी इधर से समंदर का पानी इसमें आता है वो आके इधर ही रह जाता है, और ये बनते बिगड़ते रहता है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा से ऐसे बंदी हो जाएगा हमेशा के लिए और कभी खुलेगा नहीं, नहीं, ये खुलेगा भी, पानी फिर से आएगी वेव, फिर काटेंगी, फिर पानी इसमें लाएंगी, फिर इधर उधर होते रहता है, और ओवर द टाइम ये फिर भर जाएगा। जब ये मटेरियल लगातार आते जाएगा इसमें, तो ये क्या होगा कि ये डिपॉजिट होके मटेरियल ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा। अब ये पूरा जब सेडिमेंट से भर जाएगा तो ये फिर से कोस्टल प्लेन बना लेगा, ये कोस्टल, ये लगेगा कि ये कोस्ट ही है। तो ये जो लगून्स है ये हमेशा लगून्स नहीं रह जाएंगी, लगातार सेडिमेंट आते जाएंगे, भरता जाएगा, ये पूरा पूरा ये कोस्टल प्लेन बना लेगा ये, तो ये लगून भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इरोजन होता है, इसमें डिपोजिशन भी होता है। तो ये दोस्तों ये है बे, यहाँ पे बन गया है बैरियर बार्स, ये बैरियर बार्स यहाँ से लेके आया होगा, समंदर का डिपॉजिट आया होगा, इसमें वेव्स लेके आई होंगी, और यहाँ पे लगातार वर्षों यहाँ पे जमा की होंगी ये सेडिमेंट्स। अब ये पूरा भर गया है, ये सेडिमेंट हो गया है यहाँ पे, और ये बैरियर बार्स किसी, ये है ना सैंड स्पिट, इससे आके जुड़ गई, ऐसे आके जुड़ गई है, तो ये पानी इसी में रह गया, ये पानी इसमें रह गया है, और ये है, तो ये बन जाता है क्या, ये लगून बन जाता है, लगून। ये है बीच, कोस्ट कुछ पहले यहाँ तक रहा होगा, ये वाला कोस्ट ये यहाँ तक रहा होगा, लेकिन वेव्स ने इसको काट काट के अंदर तक कर दिया है, और सेडिमेंट लाके डिपॉजिट कर दिए, तो ये बन जाता है बीच, ये सब बीच है। और ये है सैंड ड्यून्स, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये ऑफशोर सैंड बार्स हैं जो समंदर के अंदर बने हैं, सैंड बार्स। टोम्बोलो एक और फीचर होता है दोस्तों, टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या होता है कि अगर ये जो सैंड स्पीट है, सैंड स्पीट मतलब एक एंड जुड़ा हो, और ये सैंड स्पीट का जो दूसरा छोर है वो किसी आइलैंड से जाके जुड़ा हो, तो इसे कहते हैं टोम्बोलो, टोम्बोलो। मान लेते हैं कि अगर कोस्ट लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, तो क्या होगा, मतलब ये हाई वॉल नहीं है, ये कोस्ट है, मतलब ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये कुछ ऐसा होगा, तो क्या होगा, ये रिवर अंदर तक एक्सटेंशन दिखाती है, मतलब अंदर तक ऐसे चली जाती हैं, क्योंकि ये शेल्फ बहुत चौड़ी होती है, तो रिवर्स अंदर तक जाती हैं और यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा है ना बंगाल में, तो ये डेल्टा बनाती हैं, और कोस्टल प्लेन्स भी बनाती हैं, कोस्टल प्लेन बनेगा ही डिपॉजिट होगा तो, और इस पे वेव्स भी काम कर रही होती है, लगातार वेव्स भी काम कर रही होती है, बीचेस बनाएंगी, है ना, और सेडिमेंट ला ला के यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी। तो ये सेम प्रोसेस अगर ये कट जाए, तो हमने अभी जितना प्रोसेस देखा है इसको काटने के बाद, वो सारा प्रोसेस यहाँ भी शुरू हो जाता है, मतलब सेम प्रोसेस यहाँ भी होने लगता है। अब देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी उसको एक एक करके देखते हैं कि ये आखिर में होता कैसा है। क्लिफ्स ये क्या होती हैं,
क्लिफ्स आर रेमनेंट्स ऑफ इरोडेड हार्ड रॉक, एट इट्स फुट देयर में बी वेव कट टेरेसेस। ये जो रॉक है, ये रॉक है, ये यहाँ तक होगा, पहले पहले यहाँ तक होगा, और वेव्स इस पे लगातार हिट कर रही हैं, तो इरोड करेंगी, काटेंगी, तो उसके बाद कुछ इतना रिट्रीट हुआ होगा, इतना कटा होगा, फिर कुछ 100 साल बाद यहाँ तक आ गया होगा, और उसके बाद अब यहाँ तक सीमित रह गया है। तो ये वाला जो हिस्सा बच जाता है, ये इधर से भी काटती है, उधर भी समंदर है, उधर से भी काटती है, तो ये वाला जो हिस्सा है जो बच गया है एक टीले की तरह, इसे कहते हैं क्लिफ। अब जब ये क्लिफ्स इतना तक रह गया, सीमित रह गया, तो ये जो हिस्सा है इसके फुट पे जो बच जाता है ना, ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है छत की तरह, ये ये वाला, इस इसको कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। ये इसी का हिस्सा है, लेकिन वेव्स इस पे काम करते करते, काटते काटते इसको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, तो जो इसका निचला हिस्सा है ये पूरा बच गया है। इसको वेव्स अभी नहीं काट पाई हैं, इसको भी काटेंगी ओवर द टाइम, इसको भी काटेंगी वेव्स, ये भी नहीं रहेगा। तो जो ये वाला बच जाता है, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म या वेव कट टेरेसेस कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म की तरह दिख रहा है ना पूरा, छत की तरह दिख रहा है, तो टेरेसेस, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सी केव्स एंड सी स्टैक्स, ये है कॉन्टिनेंट, ये कोस्ट है, वेव यहां से लगातार हिट कर ही रही है। तो होता क्या है कि जहां पे भी इस वेव्स को सॉफ्ट रॉक मिलता है, वहां पे ये थोड़ा सा गड्ढा कर देती है, गड्ढा कर देती है। अब ये जब गड्ढा होगा, तो इसमें क्या होगा कि वाटर अंदर तक जाएगा, गड्ढे तक पूरा, ये अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, तो ये बनता है बबल। जैसे यहाँ पे पूरा ये केव है, ये मान लेते हैं कि केव है, अब इसमें जाएगी वेव, तो ये जो पूरा अंदर हवा भरा रहता है ना, ये इसमें ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट, जब ब्लास्ट होता है तो अपने चारों तरफ शॉक देता है, शॉक वेव आती है इसकी वजह से। अब जो शॉक वेव आती है इसमें, अब जब इसमें शॉक वेव आती हैं, तो ये जो मटेरियल है यहाँ का, ये कोलैप्स हो जाता है, मतलब ये टूट के नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है ये। तो जब नीचे गिरता है तो एक होल हो जाता है अंदर, ये होल हो जाता है, इसी को कहते हैं सी केव्स। सी केव्स, ये अंदर की तरफ काटते जाता है, काटते जाता है, बबल ब्लास्ट होते हैं और मटेरियल नीचे गिरता है, तो सी केव्स बनते हैं। स्टैक्स क्या होता है? स्टैक, ये थोड़ा हार्ड रॉक यहाँ पे बच गया है, इसको वेव्स नहीं काट पाई हैं। ये जो स्टैक है ना, ये इसी का हिस्सा था, ये कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था, लेकिन इसको वेव्स ने काट काट के यहाँ तक पहुँचा दिया है, और ये थोड़ा बच गया है अभी। समय समय पे ये काटती रहेगी वेव्स इसको भी, और कुछ दिनों बाद ये भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ सालों बाद ये भी नहीं रहेगा, और पूरा एरिया प्लेन हो जाएगा, ये सिर्फ पानी दिखेगा। और फिर यहाँ पे आ जाएंगी वेव कट टेरेसेस, प्लेटफॉर्म्स जो अभी हमने देखा ना ये पीछे, ये प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ फीचर यहाँ भी बन जाएगा। और ये आर्क आर्क बन जाता है, ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसमें, इरोजनल फीचर्स होते हैं। आर्क बन जाता है जब कुछ ऐसी वॉल से बच जाती है, तो वेव्स दोनों तरफ से हिट करती हैं, तो ये कट जाता है, आर्क की तरह दिख रहा है, तो ये आर्क है। तो ये हो गया सी केव्स, जो ये बबल उसमें ब्लास्ट करता है तो शॉक जाती है, या वेव्स भी काटती रहती हैं, तो केव बनता है। और सी स्टैक, जो ये टूट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे सी स्टैक बन जाएगा ये, तो ये हो गया सी स्टैक। अब देखते हैं डिपोजिशनल फीचर्स क्या है। हमने तो इरोजनल फीचर्स देख लिए, सी केव्स होता है, सी स्टैक होता है, और ये क्लिफ होती है, वेब कट प्लेटफॉर्म होता है, ये सब इरोजनल फीचर्स होता है, मतलब मटेरियल कटने से ये बनता है। अब देखते हैं कि मटेरियल अगर आके डिपॉजिट हो तो कौन कौन से फीचर बनते हैं। बीचेज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बीचेज कैसे बनती है। ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, अब इसमें मटेरियल आके डिपॉजिट होता रहा, वेब्स लेके आए, मटेरियल डिपॉजिट कर दी, तो ये
पानी के, ये समंदर के अंदर तक ये ऐसे ऐसे डिपॉजिट होते रहता है, और आगे बढ़ेंगे और डिपॉजिट होंगे, या हो सकता है कि और कटे, ये डिपेंड करता है कैसा कॉन्फ़िगरेशन है लैंड का। तो इस तरीके से जो मटेरियल डिपॉजिट होते रहता है उससे बनता है बीच। बीच है ये बीच बन जाती है। बार्स, बार्स हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये है सैंड बार्स। सैंड बार्स, तो जब ये अंडर वाटर है तो ये बार्स कहे जाएंगे, जब पानी के भी अंदर है। और जैसे ही इमर्ज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा और डिपॉजिट होगा और ये ऊपर आ जाएंगे पानी के, तो इसको कहते हैं बैरियर बार्स। बैरियर बार्स, तो इनको बैरियर बार्स कहते हैं। स्पिट्स ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ये सैंड बार्स जो होते हैं, अगर ये किसी एक कोस्ट से अटैच हो जाए, एक एंड इनका कोस्ट से जाके जुड़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, सैंड स्पिट। तो ये स्पिट होते हैं। सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड लगातार डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होगा, तो आगे हम देखेंगे सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं वो। और ये अगर बैरियर बन गया, एक बैरियर किसी बे के माउथ पे, तो ये बनाता है कोस्टल लगून। तुम बोलो, देख ही लिया हमने। अब देखते हैं विंड्स। अब विंड ज़्यादातर डेजर्ट में ज़्यादा एक्टिव रहती है। एक्टिव तो हर जगह रहती है, लेकिन इसका फीचर ज़्यादातर डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। तो जो डेजर्ट्स में इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, उसके मेन दो ही एजेंट्स हैं, विंड और वाटर। तो जो विंड का काम है ना, वो फाइन पार्टिकल को लिफ्ट करता है। मतलब यहाँ से ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट्स है, हवा आई और यहाँ से मटेरियल का पार्टिकल है, तो ये यहाँ से उठा के लेके गई, ट्रांसपोर्ट की कहीं, और ले जाके कहीं छोड़ दी, तो डिपॉजिट कर दी। तो इसके इरोजन से और इसके डिपोजिशन से डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे एक एक करके कैसे बनते हैं। और अगर मास, जनरल मास मूवमेंट की बात की जाए, तो वहाँ पे जो डेजर्ट में वैसे बारिश तो होती नहीं है, लेकिन कभी कभी कम टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो टोरेंशियल रेन कहते हैं। कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो टोरेंशियल रेन कहते हैं उसको। इसकी वजह से तो होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन ये क्या होता है, ये कोई लैंड है, लैंड मतलब मान लेते हैं कि डेजर्ट में कोई लैंड है, बारिश हुई, कभी बारिश होती नहीं, लेकिन अचानक से जब होती है तो तेज होती है, तो उसे टोरेंशियल रेन कहते हैं। बारिश हुई, अब यहाँ पे कोई पेड़ पौधा तो है नहीं, अब अचानक से इस पे क्या होगा कि पानी अचानक से बढ़ जाएगा, बारिश तेज होगी, तो ये जो पूरी लेयर है ना, ये एक लेयर है, ये पूरी मिट्टी की लेयर है, ये पूरी की पूरी इधर बह जाती है, ये पूरा लेयर आगे निकल जाता है। अब इसके जो नीचे वाली लेयर है, सिर्फ ये बच जाएगी। अगली बार फिर बारिश होगी, फिर ये वाली लेयर आगे निकल जाएगी, अब सिर्फ इतनी बच जाएगी। तो वाटर कुछ ऐसे इरोजन करता है डेजर्ट्स में, और विंड कुछ ऐसे करता है, लिफ्ट करेगा पार्टिकल, कहीं ले जाकर डिपॉजिट कर देगा। वाटर से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी अचानक कम टाइम में, तो ये शीट इरोजन करेगी, ये शीट की पूरी चादर हट जाएगी। विंड के इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं। पेडिमेंट्स, ये क्या होते हैं, जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स। ये माउंटेन है, ये माउंटेन, डेजर्ट की बात हो रही है। मान लेते हैं ये माउंटेन कुछ यहाँ तक ऐसे पहले रहा होगा, माउंटेन कुछ यहाँ तक पहले रहा होगा, हवा आई, इसको हिट की, हिट की, तो ये विद टाइम इरोड हो गया, अब ये इतना सा बच गया है, अब ये इतना सा बच गया है, पहले इतना था। तो होता क्या है कि जो इसके फुट पे, जो इसके फुट पे होता है, ये ऐसा एक जेंटल सा स्लोप बच जाता है, मतलब काटते जाता है माउंटेन को, माउंटेन कुछ ऐसा रहा होगा, अब ये फ्लोर पे इसके ऐसा एक स्लोप सा, थोड़ा सा स्लोप सा ऐसा बच जाता है, इसको नहीं काट पाती, क्योंकि ये ज़्यादा ढलान नहीं है, तो हवा एकदम ऐसे पार कर जाती है, इसको पार कर जाती है, तो ये नहीं कट पाता, तो ये फीचर ऐसे ही बच जाता है। इसी को कहते हैं पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स, ये पेडिमेंट्स है, यहाँ भी ये पेडिमेंट्स है, यहाँ भी ये पेडिमेंट्स है ना।
और ये पहाड़ पहले माउंटेन यहाँ तक रहा होगा, इसके पहले यहाँ तक भी हो सकता है कि रहा होगा, है ना। और ये एलुवियल पेडिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे कुछ डिपॉजिट भी है, और ये पहाड़ पहले ऐसे रहा होगा, कटते गया और ये बस पेडिमेंट बच गया है, ये वाला। तो ये पेडिमेंट होते हैं। इंसेलबर्ग, ये क्या होता है? इरोजन लगातार चल ही रहा है, दोनों तरफ से इरोजन चल ही रहा है ना, और हवाएं काट रही हैं दोनों तरफ से रॉक को। तो ये जो इंसेलबर्ग होता है ना, जब कट के आइसोलेटेड एक रॉक बच जाता है, ऐसा सा मोराडनॉक्स भी कहते हैं इसको, बच जाता है ये, तो इसी को इंसेलबर्ग कहते हैं। मतलब कि ये पहले, देखिए ये पहले पूरा रहा होगा, ये पूरी एक रॉक रहा होगा, पहाड़ रहा होगा, या हिल रही होगी। हिल मतलब पहाड़ ऊंचे होते हैं, हिल थोड़ी कम ऊंची होती है, मतलब इनकी हाइट, हिल की हाइट बहुत कम होती है, 2000 2500 ऐसे। पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 6-6 हज़ार मीटर, है ना, ऐसे होती है। कहीं कहीं तो 8-8 हज़ार मीटर भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट की। तो ये पहले पूरा पहाड़ रहा होगा, किसी तरीके से इरोजन हुआ तो इतना तक कटा, उसके बाद इतना तक कटा और अंदर तक कटा, उसके बाद इरोजन लगातार होते गया और ये इतना कट के रह गया है, मोराडनॉक्स, या इन्हीं को इंसेलबर्ग कहते हैं। और ये जो फ्लोर पे थोड़ा सा एक जेंटल सा स्लोप बन के रह गया है, इसे कहते हैं पेडिमेंट। जो अभी हमने पढ़ा है उसे कहते हैं पेडिमेंट। और अगर बहुत सारे ऐसे पेडिमेंट्स हैं, ये पेडिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेडिमेंट्स हैं, तो अगर ज्वाइन कर लें ये, तो इनको बोलते हैं हम पेडिप्लेन। आगे देखेंगे पेडिप्लेन क्या होते हैं। तो बहुत सारे ये पेडिमेंट्स मिल जाए तो इनसे बनते हैं पेडिप्लेन। वही है पेडिप्लेन, relatively flat rock surface formed by the joining of several pediments। एक ये पेडिमेंट हो गया, एक ये पेडिमेंट हो गया, यहाँ भी हो सकता है कि हो, इधर भी हो। तो बहुत सारे पेडिमेंट्स को मिला के पेडिप्लेन बनता है, पेडिप्लेन। और ये माउंटेन है, ये माउंटेन। और ये डेबरी है, डेबरी मतलब यहाँ से कुछ मटेरियल आके नीचे गिर गया, चाहे वो बारिश की वजह से आया, हमने देखा था ना एलुवियल फैन, तो कुछ इस तरीके का, या विंड ला के डिपॉजिट कर दी, उससे भी हो गया। तो ये डेबरी एक्यूमुलेशन, ये डेबरी यहाँ पे इकट्ठा हुई। डेबरी मतलब मलबा होता है। अब ये प्लायाज क्या होते हैं? प्लायाज डेजर्ट में क्या होता है कि ये विंड लगातार काम कर ही रही होती है, लगातार काम कर रही होती हैं, और मटेरियल ये उठा उठा के दूर लेके चली जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन, एक गड्ढा सा डिप्रेशन। अब चारों तरफ मान लेते हैं कि माउंटेन है, या तो माउंटेन है या थोड़ा हाईलैंड है, ऊंचाई वाले रॉक है, इधर भी ऊंचा है, इधर भी ऊंचा है। तो जो ये वाली डिप्रेशन है ना, इसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ से पानी इसमें आता है, चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी जब इकट्ठा हो गया, और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब जब बारिश होगा तो पानी आ जाएगी, और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो कुछ दिनों में यहाँ से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये डिप्रेशन है, मटेरियल अगर यहाँ से कट के चला गया है तो थोड़ा खाई सा हो गया। अब ये आसपास का जो एरिया है ये ऊंचा है, तो यहाँ से पूरा पानी इसी में आके इकट्ठा होता है। जब ये पानी भर जाता है तो इसको कहते हैं प्लाया लेक। ये प्लाया लेक बन जाता है, मतलब ये पानी आ गया, इकट्ठा हो गया तो एक लेक बन जाती है, इसको प्लाया लेक कहते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोई नेचुरल बहुत हैवी इरोजन नहीं हुआ है, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है कि डिप्रेशन हमेशा के लिए बना रहेगा। और यहाँ पे बारिश वारिश तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो पानी जो थोड़ा बहुत बारिश हुआ, उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो गया उसी से प्लाया लेक बनती है। वो इवेपोरेट भी हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट है तो हीट भी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है। डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, ये क्या होते हैं? ये कोई रॉक है या हिल है, मान लेते हैं हिल है, ये पहले इधर तक होगा,
इधर तक होगा। अब इधर से हवा चल रही है, विंड चल रही है, अपने साथ ये सैंड पार्टिकल्स भी लेके जाते हैं, इनकी वजह से एब्रेशन होता है। अब ये जहाँ भी हिट करेंगी, अब ये जहाँ हिट करेगी तो यहाँ एब्रेशन होगा इन सैंड पार्टिकल से, और काइनेटिक एनर्जी है ही इनमें। तो यह क्या करेगी, छोटे छोटे गड्ढे बना देगी, गड्ढे बना देगी ये गड्ढा बना देगी ये। अब बहुत सारे गड्ढे हो जाएंगे। अब ये गड्ढा तो बन गया, पिट बन गया। अब ये ओवर द टाइम और ये बड़ा होता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड पार्टिकल और मतलब विंड के साथ जा ही रहा है, तो एब्रेशन तो लगातार करेगा ही, हिट कर रही है हवा तो। डेजर्ट में हवा भी तेज चलती है। तो ये जो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वाइड होता जाएगा और डीप होता जाएगा अंदर की तरफ। इसकी वजह से बनता है केव। ये केव है, ये अंदर दिख रहा है ना, ये केव है। तो इसकी वजह से केव बन जाता है। और ये डिफ्लेशन हॉलो है, छोटे छोटे हॉलो है, डिफ्लेशन हॉलो। मशरूम रॉक क्या होता है? होता क्या है कि कुछ डेजर्ट में कुछ ऐसा मान लेते हैं कि कोई इंसेलबर्ग ही है, इंसेलबर्ग जो आइसोलेटेड रॉक बच जाता है, कुछ ऐसा है। अब जब विंड चलेगी डेजर्ट में तो बहुत तेज चलती है, और नीचे तो और ज़्यादा चलती हैं, नीचे और तेज विंड चलती हैं, और इनके साथ सैंड पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सैंड पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसका सैंड पार्टिकल का आपने एक्सपीरियंस कभी किया होगा, नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते होंगे तो जब लू बहती है ना, तो अपने साथ ये मिट्टी काट के हवाएं लेके आती हैं, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि आपके चेहरे पे कुछ कंकड़ छोटे छोटे मतलब पार्टिकल हिट कर रहे हैं। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा देर तक अगर रहेंगे तो मिट्टी इकट्ठा भी हो जाती है, आपके चेहरे पे चिपक भी जाती है मिट्टी। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो वो अपने जो नॉर्थ इंडिया में मिट्टी बहती है वो तो बहुत मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन ये जो डेजर्ट वाले होते हैं ना, ये डेजर्ट में सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल होता है। तो सैंड पार्टिकल थोड़ा सा कोयर्स होता है, तो वो ज़्यादा एब्रेशन करता है, तो ये लगातार हिट करती हैं। तो मैं इसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो ये लगातार हिट करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जो ज़मीन के नीचे वाला जो करीब वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इस पे एक तो विंड की स्पीड भी ज़्यादा है और सैंड पार्टिकल भी इसके साथ ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है और ऊपर थोड़ा कम होता है। और अगर रॉक का जो निचला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर मिल गया, मतलब सॉफ्ट मिल गया, तो क्या करता है कि नीचे से बहुत ज़्यादा काट देगा, नीचे से ज़्यादा काट देगा, ऊपर थोड़ा कम काटेगा, लेकिन पॉलिश कर देता है पूरा। ये पूरा पॉलिश ऐसे लगेगा कि उसको उस पे कार्विंग की गई है, उसको मतलब किसी मशीन से या कोई जो आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम पॉलिश कर देते हैं, वैसा सा पॉलिश हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मशरूम की तरह दिखने लगता है, मशरूम ऐसे ही दिखता है, मशरूम की तरह दिखने लगता है। तो इसे कहते हैं मशरूम रॉक। ये देखिए, ये नीचे से बिल्कुल एकदम इसको इरोड कर दिया है, पतला कर दिया है, ऊपर थोड़ा कम काट पाया है। और ये देख पॉलिशिंग, इतनी अच्छी पॉलिश हुई है। तो इसे मशरूम रॉक कहते हैं। नीचे से ज़्यादा इरोजन हो गया क्योंकि ज़मीन के बिल्कुल पास है, और थोड़ा ऊपर है तो कम हो पाया है। तो ये है मशरूम रॉक। अब देख लेते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। विंड है, विंड ऐसी चीज है कि ये शॉर्ट करती है, शॉर्ट मतलब छांटना, शॉर्ट करती है मटेरियल को। कैसे? ये विंड बह रही है, विंड ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं डिफरेंट साइज के, ये बड़ी हो गई, ये थोड़ी उससे छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई, और ये इससे भी छोटी हो गई। इकट्ठे इन पूरे पार्टिकल्स को विंड ने उठाया। अब होगा क्या, चारों पार्टिकल उठे, विंड मान लेते हैं कि स्पीड इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पीड है, तो होगा क्या कि चारों को उठा लेगी। लेकिन जैसे जैसे विंड की स्पीड कम होगी तो ग्रेविटी जो बड़े वाले हैं ना इन पे ज़्यादा एक्ट करेगी। मतलब तो होगा क्या कि जो बड़े वाले पार्टिकल हैं ये वाले, वो कुछ नज़दीक डिपॉजिट होंगे, सबसे पहले डिपॉजिट होंगे, गिरेंगे। उसके बाद छोटे वाले, उसके बाद उनसे छोटे वाले, और जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो कहीं दूर जाके डिपॉजिट होंगे, ऐसे दूर जाके डिपॉजिट होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो विंड की स्पीड भी कम हो गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है ये कम हो गई है, तो विंड की स्पीड कम हो गई है तो ये डिपॉजिट वैसे भी करेगा।
लेकिन क्योंकि ये छोटे पार्टिकल होते हैं तो बहुत दूर तक ट्रेवल करके चले जाते हैं। और जो कोयर्स मटेरियल होता है, जो कोयर्स पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, वो कहीं क्लोज विसिनिटी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यही बात हो रही, शॉर्टिंग एजेंट बहुत बढ़िया होता है। और डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड, डिफरेंट साइज एंड ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर। डिफरेंट साइज के ग्रेन्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या है? सैंड ड्यून्स बनते हैं। एक तो सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स बारचांस होता है, पैराबोलिक ड्यून्स होता है, सीफ होता है, ट्रांसफर ड्यून्स होता है। देखते हैं ये क्या होते हैं। बारचान क्या होता है? बारचान होता है एक क्रेसेंट साइज का, क्रेसेंट शेप का सैंड ड्यून। सैंड ड्यून होता है कि जैसे ये हवा चली और सैंड लेके अपने साथ आई और यहाँ पे डिपॉजिट करने लगी, डिपॉजिट करने लगी। ये होता क्यों है? ऐसे ही क्यों बनता है? हवा ऐसे चल रही है, मान लेते हैं कि इसको कहीं से ये वेजिटेशन यहाँ पे कुछ मिल गया, मतलब घास फूस ऐसे मिल गया, घास फूस यहाँ मिल गया होगा, छोटे पौधे मिल गए होंगे, तो एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ गया विंड के लिए। अब जैसे हिट करेगी ये घास को तो ये मटेरियल यहाँ छोड़ देगी। अब ये छोड़ देगी तो और ये मतलब कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा विंड के लिए, और मटेरियल डिपॉजिट होगा। ऐसे ऐसे कर करके मतलब विद टाइम ये ऐसे बारचान बन जाता है। तो बारचान ऐसे बनता है, विंड ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में और बारचान बनता है ऐसे, मतलब उल्टा ऐसे। यहाँ पे थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ये वाली थिकनेस ये ज़्यादा है, और क्रेसेंट शेप का होते जाता है, ये पतला होते जाता है, ये पतला होते जाता है। अब मान लेते हैं कि ये बारचान उल्टा हो गया। उल्टा मतलब विंड ऐसे चल रही है और बारचान जो ऐसे बनता है, अब ये ड्यून ऐसे बन गया, ऐसे। इसको बोलते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स। बारचान को अगर उल्टा कर दें तो ये पैराबोलिक ड्यून्स बनेगा। हवा ऐसे चल रही है, विंड ऐसे चल रही है और डिपॉजिट कुछ ऐसे हो गया, तो ये बन जाता है पैराबोलिक ड्यून्स। इसको कहते हैं पैराबोलिक। बारचान में क्या होता है कि उल्टी उल्टी हवा चलती है, ऐसे चलती है, और पैराबोलिक में क्या होता है कि उसके अंदर तक हवा जाती है, इस तरीके से। सीफ क्या होता है? सीफ ये बारचान ही होता है, लेकिन इसका एक विंग नहीं होता है, एक विंग नहीं होता है, ऐसे बन जाता है ये तब बनता है, एक ही विंग तब बनता है जब मान लेते हैं कि हवा बह रही है, बह रही है, और अचानक से अपना रास्ता मोड़ दी। मतलब विंड कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है और विंड ने अचानक से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो ये पूरी ये बारचान नहीं बन पाती, ये ड्यून बन जाती है, ये सीफ बन जाती है, तो इसको सीफ बोलते हैं। एक ही विंग बचती है, दूसरी वाली नहीं बनती इसमें, तो ये सीफ है, अचानक से अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो। ट्रांसवर्स ड्यून क्या होते हैं? ये विंड ऐसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, और डिपॉजिट कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेट डिपॉजिट होने लगा, ऑल्टरनेट डिपॉजिट होने लगा। ये बहुत, अगर बड़ा बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा बड़ा डेजर्ट है, वहाँ बहुत सारा सैंड है, तो ये वहाँ बनते हैं, और विंड ऐसे चल रही है और डिपोजिशन कुछ ऐसे हो रहा है इसके ट्रांसवर्स पोजीशन में, तो ट्रांसवर्स ड्यून हो गया। और ये आगे भी बन सकता है, ऐसे भी बनेगा, अभी एक और ऐसे बन सकता है, तो ये बनते जाता है, और एक लंबी लंबी कई कई 100 मीटर तक होते हैं, किलोमीटर में भी बन जाते हैं ये। तो ये हो गया ट्रांसवर्स ड्यून। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि हवा ऐसे चल रही है, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, और डिपॉजिट इसके दोनों तरफ हो गया, इसके दोनों तरफ डिपॉजिट हो गया, और हवा बीच में से ऐसे निकल गई, विंड ऐसे निकल गई, और डिपॉजिट जो सैंड डिपॉजिट हुआ ये इधर 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 हो गया। तो मतलब इसके पैरेलल, विंड के पैरेलल बन गया है ना, पैरेलल, विंड के पैरेलल बना है ये डिपॉजिट, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बोलते हैं। बारचान, पैराबोलिक, सीफ, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, तो ये सारे हमारे ड्यून्स हैं, ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं विंड के। तो दोस्तों हमने 6 चैप्टर सक्सेसफुली कवर कर लिया है, बहुत होलिस्टिकली डिस्कस किया है इसको, और कुछ भी बाकी नहीं रह गया इस चैप्टर में। अब हमने जितनी एनसीईआरटी के अलावा और भी जो कंसेप्ट थे हमने इसमें डाला है, और
पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि एक भी कंसेप्ट आपको परेशानी ना हो एक भी कंसेप्ट में। तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।